हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपवाह प्रतिरूप के बारे में बात करेंगे। दो शब्द बड़े समानार्थी से लगते हैं। वन इज ड्रेनेज सिस्टम एंड सेकेंड वन इज ड्रेनेज पैटर्न। अपवाह तंत्र का संदर्भ सरिताओं की उत्पत्ति तथा उनके समय के साथ विकास से होता है, जबकि अपवाह प्रतिरूप क्षेत्र विशेष की सरिताओं के ज्यामितीय रूप ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर तथा स्पेशियल अरेंजमेंट्स जो स्थानिक व्यवस्था होती है उससे संबंध रखता है। इस वीडियो में हम अपवाह प्रतिरूप की बात कर रहे हैं कि किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में अपवाह का जो प्रतिरूप है, अपवाह सरिताओं की जो अवस्थिति है, संख्या है, प्रवाह की दिशा है, उस प्रदेश के धरातलीय ढाल, संरचनात्मक नियंत्रण, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों की स्थिति, विवर्तनिकी कारकों तथा हलचलों, जलवायु संबंधी दशाओं, वानस्पतिक संबंधों आदि पर निर्भर करती है। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया कि अपवाह तंत्र की सरिताएं हैं, उनको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक क्रमवती सरिता जिसको हम जो क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप बहती है, यथा अनुवर्ती, परवर्ती, प्रति अनुवर्ती तथा नवानुवर्ती। अगले वीडियो में हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। और दूसरा है अक्रमवती सरिता जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती तथा भौमिकीय संरचना के प्रतिकूल प्रवाहित होती है, जैसे पूर्ववर्ती नदी या पूर्वारोपित नदी। तो इस प्रकार ड्रेनेज जो सिस्टम है उसको दो भागों में बांटा गया है और ड्रेनेज पैटर्न है उसको प्रभावित करने वाले कारकों को हमने धरातलीय ढाल में, संरचना में, संरचनात्मक नियंत्रण में, चट्टानों की विशेषताओं में, अगली स्लाइड में आप देखेंगे कुछ विशेषताएं हमने यहाँ पर लिखी हैं। इसी प्रकार जलवायु संबंधी दशा, वनस्पति संबंधी विशेषता आदि पर निर्भर करती है। चूंकि विश्व के विभिन्न प्रदेशों में पर्यावरणीय दशाओं में अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती है, अतः परिणाम स्वरूप अपवाह प्रतिरूप में भी स्थानिक विभिन्नताएं मिलेंगी। यद्यपि कुछ प्रदेशों के अपवाह प्रतिरूप समरूप होते हैं, एक जैसे होते हैं परंतु एक जैसे समरूप होते हैं परंतु एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ आधारभूत विशेषताओं के आधार पर उन अपवाह प्रतिरूपों में हम विभेद अवश्य कर सकते हैं। इसी आधार पर यदि क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं तो लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रकार के प्रतिरूप पूरे विश्व में नजर आते हैं, जैसे जालीनुमा, पादपाकार, आयताकार, समानांतर प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, अपकेंद्रीय प्रतिरूप, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, कंटकीय प्रतिरूप, वलयाकार प्रतिरूप, अनिश्चित प्रतिरूप, हेरिंग बॉन प्रतिरूप और पाइनेट प्रतिरूप, लाइक दिस। तो एक बार इसके साथ ही हम हर एक प्रतिरूप के बारे में उदाहरणों के सहित अगले पीपीटी से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके सामने आता है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का विकास संरचना में ढाल के अनुरूप विकसित प्रधान अनुवर्ती सरिता तथा उसकी सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज के प्रवाह जाल द्वारा होता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सीधा जो बॉल्ड कलर से मैंने जो नदी दिखाई है ये प्रधान ये कटक है एक, और इस कटक के दोनों ओर अनुदेय नदी निकली हुई हैं। आप देख रहे हैं दोनों ओर नदियां निकली हुई है, अभिनति और अपनति की ओर नदियां निकली हुई हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात क्या आ रही है कि नदियां एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। जालीनुमा और आयताकार प्रतिरूप में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि जालीनुमा में नदियां पास पास होती है और आयताकार में ये दूर होती है। दूसरा हमारा पादपाकार प्रतिरूप है। पादपाकार में वृक्ष की आकार में, इसमें मुख्य नदी बीच में होती है और सहायक नदियां
साइड से आकर मिलती है और देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई वृक्ष आपके सामने हो और प्रतिरूप का इसमें विकास होता हुआ नजर आता है। यहाँ स्थल का ढाल तीव्र होता है और नदियों की संख्या यहाँ पर अधिक होती है। प्राय जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली जो नदियाँ हैं वो इस श्रेणी में गिनी जा सकती हैं। पादपाकार के बाद अगला आता है हमारा आयताकार प्रवाह प्रतिरूप। आयताकार अपवाह प्रतिरूप में सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो मुख्य नदी है उससे समकोण पर आकर अन्य नदी मिल रही है और सहायक नदी से भी दूसरी जो नदी है उसकी सहायक नदी वो समकोण पर आकर मिल रही है। इस प्रकार की जो स्थिति है वो चट्टानों की संधियों के स्वभाव के कारण निर्धारित होती है। आगे चलकर ये सभी क्या करती हैं, समकोण पर एक दूसरे से मिलती जाती हैं और सामूहिक रूप से आयताकार अपवाह तंत्र का ये निर्माण कर लेती हैं। प्रारंभ में छोटे छोटे नालों के रूप में विकसित होती हैं और फिर बढ़कर ये बड़ी जलधाराओं का रूप ले लेती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, जिसे हम रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न है, इसमें नदियां एक स्थान से निकलकर चारों तरफ प्रवाहित होती है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं गुंबदकीय पर्वत जो 900 मीटर दिखाया है, यहाँ से ढाल 500-300 नदियां चारों ओर निकल रही हैं। अतः इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को हम केंद्र त्यागी या अरीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। गुंबदाकार पर्वत और ज्वालामुखी शंकुओं में इस प्रकार की रचना देखने को मिलती है। ये ध्यान रखिए, माउंट एटना, माउंट हुड, माउंट रेनियर आदि क्षेत्रों में श्रीलंका का अपवाह प्रतिरूप भी अपकेंद्रीय या केंद्र त्यागी है। रांची पठार में मध्यवर्ती जो हमारा उत्थित भाग है वहाँ से अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है। इसी प्रकार हजारीबाग क्षेत्र में, पारसनाथ की पहाड़ियों में, डालबा की पहाड़ियों में भी इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। राजस्थान का माउंट आबू भी अरीय अपवाह प्रतिरूप का एक अच्छा उदाहरण है। नोट कीजिए, माउंट आबू राजस्थान। उसके बाद अगला आ रहा है अभिकेंद्रीय। यहाँ अभिकेंद्रीय में आप देखिए कि अपकेंद्रीय में गुंबद था बीच में, अभिकेंद्रीय में क्या हो रहा है, गर्त है, अर्थात बाहर से निकलकर नदियां एक गर्त या झील में आकर मिल रही हैं। तो चारों ओर से ऊंचा भाग होगा, मध्य भाग में झील या गर्त होगी और वहां नदियां अपना जल लाकर छोड़ेंगी। जैसे चंबल बेसिन में रायगढ़ गुंबद के शीर्ष पर एक गर्त का निर्माण हुआ है। अतः कगार के आंतरिक किनारों से नदियां निकलकर गर्त के केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं और अभिकेंद्रीय प्रतिरूप को जन्म देती हैं। ज्वालामुखी कैटर की दीवारें जब ऊंची होती है तो उसके बीच में निम्न भाग या गड्ढा हो जाता है और चारों ओर से नदियां उतरकर इस गड्ढे में गिरने लगती हैं। जैसे तिब्बत या लद्दाख क्षेत्र की जो जलधाराएं हैं वो अभिकेंद्रीय, नाम से भी क्लियर हो रहा है, इनलैंड अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप से संबंधित है। इसका संबंध सागर से नहीं हो पाता है, इन नदियों का संबंध सागर से नहीं होता है। अगला है हमारा वलयाकार। वलयाकार में चारों ओर किसी गुंबदाकार पर्वत के चारों ओर नदियां चक्राकार क्रम में प्रवाहित होकर एक वृत्त के समान हो जाती हैं और वृत्त के समान होने पर ऐसा लगता है जैसे वलय के रूप में नदियां पर्वत के चारों ओर हैं। ये गुंबद का चक्कर लगाकर प्रवाहित होती हैं और प्रवाहित होने के बाद अपने जल को किसी एक धारा में लेके जाती हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्लैक हिल्स गुंबद में अनाच्छादन के बाद शेइन नदी ने इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की है। इसी प्रकार सोनपत में गुंबद के ऊपर वलयाकार प्रतिरूप भारत में भी देखने को मिलता है। इंग्लैंड के वेल्ड में नदियां अनाच्छादित गुंबदों पर वलयाकार प्रतिरूप में देखी जा सकती हैं। अगला है हमारा कंटकीय अपवाह प्रतिरूप। कंटकीय अपवाह प्रतिरूप क्या है? जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती हैं जिनके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती हैं, तो इन सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रवाह क्रम को कंटकीय अपवाह कहते हैं। देखिए आप, सहायक नदी मुख्य नदी से विपरीत दिशा में बह रही है, तो इस प्रकार के अपवाह को हम कंटकीय अपवाह कहते हैं और ये सरिता अपहरण वाले क्षेत्रों में प्राय देखने को मिलती हैं।
ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी में के ऊपरी भागों में इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। फिर है पर्णुमा अववाह प्रतिरूप। पर्णुमा अववाह प्रतिरूप का मतलब पक्षियों के पर या पंख के आकार का अववाह प्रतिरूप। पार्श्ववर्ती भाग तीव्र खड़े ढालों से का होता है, जहाँ से सरिताएं निकलती हैं। जैसे ऊपरी सोन नदी का या नर्मदा नदी का जो जल प्रवाह है वो परनुमा अपवाह प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ मुख्य एक पर है, पर की तरह एक डंडी है और बीच से सहायक नदियां आकर उससे मिल रही हैं। नेक्स्ट है हेरिंग अस्थि अपवाह प्रतिरूप। हेरिंग मछली है, उसके अस्थियों के ढांचे के समान, जिसे हम पसली प्रतिरूप या रिब पैटर्न मानव पसलियों के समान के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हो रहा है, पर्वत श्रेणियों के पार्श्व ढालों से अनुवर्ती नदियां निकलकर प्रधान अनुवर्ती से लगभग समकोण पर मिलती हैं और समकोण पर मिलने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल मिलती हैं और अपने जल को आगे लेके जाती हैं। जैसे झेलम नदी के ऊपरी भाग में हेरिंग अस्थि जैसा अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा समानांतर अपवाह प्रतिरूप। समानांतर अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत अनेक नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं और प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है। जैसे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों से निकलने वाली नदियां समानांतर प्रतिरूप का विशिष्ट उदाहरण है। इसके अलावा अन्य प्रकार के प्रतिरूपों के अंदर अनिश्चित अपवाह प्रतिरूप, जिसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, जैसे फिनलैंड का अपवाह प्रतिरूप इसका एक उदाहरण हो सकता है। प्रच्छन्न अपवाह प्रतिरूप अर्धशुष्क मरुस्थलीय भागों में जब मौसमी जलधाराएं उपर्युक्त अपवाह प्रतिरूप का रूप धारण करती है, क्योंकि जल की प्राप्ति वर्ष भर नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप पथरीली और बड़े बड़े कंकर वाली भूमि में जगह जगह जल छिप जाता है या लुप्त हो जाता है और कुछ समय बाद पुनः स्थल पर प्रकट हो जाता है। हिमालय से निकलने वाली अधिकांश भारतीय नदियों का जल बाबर क्षेत्र में लुप्त हो जाता है। इस कारण इस प्रतिरूप को विशेषात्मक अपवाह प्रतिरूप भी कहा जाता है। इसी प्रकार चूने की चट्टान वाले क्षेत्र में जब सतह का जल रिसकर भूमि के अंदर चला जाता है तो वहाँ छोटे पैमाने पर मंद गति से चलने वाली जलधाराओं का विकास होता है। जैसे काष्ठ प्रदेश के अंदर इंग्लैंड के सरे प्रदेश में भूमिगत जल प्रवाह। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप आपने पढ़े। अन्य उदाहरण भी आप विभिन्न किताबों से देखें और इसके साथ इंद्राज करें। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से भी बहुत से प्रश्न निकल के आते हैं। थैंक यू।